पर्ल हार्बर पर हमला एक ऐसा वाकया जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। एक लम्हे में एक गैर जानिबदार मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जंग में खिंच आया और एक ताकतवर सल्तनत के जवाल का आगाज हो गया। और ये अल्फाज किसके थे? खुद इस हमले के मास्टरमाइंड एडमिरल यामामोतो के। वो जानता था, वो समझ गया था कि ये कोई अजीम फतह नहीं बल्कि एक ऐसी भूल थी जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? देखें, 20वीं सदी के शुरू में जापान एशिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, एक सल्तनत की तरह फैल रहा था। इसकी फौजी क़ियादत का मानना था कि तौसी ही जापान का मुकद्दर है। अब कोरिया, ताइवान और फिर चीन के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जे के बाद साफ जाहिर था कि ये रास्ता सीधा मगरबी ताकतों और ख़ास तौर पर अमेरिका से टकराव की तरफ जा रहा था। फिर जुलाई 1941 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जापान पर तेल की पाबंदी लगा दी, और ये कोई मामूली पाबंदी नहीं थी। इस एक कदम से जापान की 90% तेल की सप्लाई कट गई। ज़रा सोचें, एक जंगी मशीन के लिए तेल क्या हैसियत रखता है, उसके बगैर तो सब कुछ बिल्कुल ठप हो जाता। तो अब इस पाबंदी ने जापान को एक ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जहां सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक कि वो हिम्मत हार दें, पीछे हट जाएं और चीन को छोड़ दें। लेकिन उनकी फौजी क़यादत के लिए ये सरासर कौमी बेइज्जती थी जो उन्हें किसी कीमत पर कबूल नहीं थी। और दूसरा रास्ता वो था आगे बढ़ने का, मज़ीद जारियत का, ताकि जनूब मशरकी एशिया के तेल से मालामाल इलाकों पर कब्जा किया जा सके। और उन्होंने यही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता चुना। और इस खतरनाक रास्ते का मंसूबा किसने बनाया? एडमिरल एसुरुको यामामोतो ने। कमाल के बहरी हिकमत अमली के माहिर। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि वो खुद अमरीका से जंग के हक़ में नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अमरीका की सनती ताकत को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि अगर ये जंग लंबी खिंच गई तो जापान के लिए तबाही का बायस बनेगी। यही वजह थी कि यामामोतो का पूरा मंसूबा लंबी जंग से बचने पर मरकूज था। उसका आइडिया था एक ही तेज और फैसलाकुन ज़र्ब लगाना, एक नॉकआउट पंच। मकसद ये था कि अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को इस बुरी तरह मफलूज कर दिया जाए कि जापान को जनूब मशरकी एशिया पर कब्जा करने के लिए कई महीनों का खुला मैदान मिल जाए, उससे पहले कि अमेरिका संभल कर कोई जवाबी कार्रवाई कर सके। और ये मंसूबा था क्या? पहला कदम, बहरुल काहिल में 5000 किलोमीटर का सफ़र, वो भी मुकम्मल रेडियो खामोशी के साथ। दूसरा, 2 तबाहकुन लहरों में अचानक फ़िज़ाई हमला करना। तीसरा, अमेरिकी जंगी जहाज़ों और सबसे अहम तैयारा बरदार जहाज़ों को नाकारा बना देना। और चौथा, इस दौरान इतना वक्त हासिल करना कि जनूब मशरकी एशिया पर कब्ज़ा मुकम्मल हो जाए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिसकी कामयाबी का सारा दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पर था, मुकम्मल राजदारी। अगर ज़रा सी भी खबर लीक हो जाती तो पूरा मिशन नाकाम हो जाता। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या यह हमला वाकई इतना अचानक था जितना कहा जाता है? क्या अमेरिका सच में बिल्कुल बेखबर था? शवाहिद को देखें तो लगता है कि उनके पास आने वाले तूफान के बहुत से इशारे पहले से मौजूद थे। और यही वो सवाल है जिस पर तारीखदां आज तक बहस करते हैं। ये एक गहरी साजिश थी या एक तबाहकुन गफलत? क्या अमरीकी क़यादत को हमले का अंदाज़ा था और उन्होंने जानबूझकर इसे होने दिया ताकि जंग में शामिल होने का बहाना मिल सके? या फिर ये बस इंटेलिजेंस की मालूमात को समझने और जोड़ने में एक बहुत बड़ी भयानक नाकामी थी? हैरत अंगेज तौर पर इशारों की एक लंबी फहरिस्त थी। अमेरिका ने 83 से ज़्यादा जापानी बहरी पैगामात को इंटरसेप्ट किया था। वाशिंगटन में जापानी सिफारत खाने की गुफ्तगू टेप की जा रही थी। यहां तक कि 30 नवंबर को एक अखबार में ये पेशगोई छपी थी कि इसी वीकेंड पर हमला हो सकता है। अमेरिकी बहरिया ने खुद अपने तमाम पैसिफिक आडों को वार्निंग भेजी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, एक जंगी वार्निंग का इंतहाई अहम पैगाम फौरी टेलीग्राम के बजाय आम खत के जरिए भेजा गया। इन सब इशारों के बावजूद पर्ल हार्बर को वक्त पर खबरदार नहीं किया जा सका। और फिर वो दिन आ ही गया, 7 दिसंबर 1941, एक बिल्कुल पुरसुकून इतवार की सुबह। और फिर अचानक हवाई के नीले आसमान पर जापानी तैयारों के झुंड नमूदार हुए। यामामोतो का जुर्रतमंदाना मंसूबा एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आ चुका था। हमला बिजली की तेजी से हुआ। सुबह 7:53 पर 183 तैयारों की पहली लहर ने हमला किया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस चली गई और फिर 9 बजे 171 तैयारों की दूसरी लहर आ पहुंची। पौने 10 बजे तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 2 घंटे से भी कम वक्त में एक मुनज़्ज़म और तबाहकुन हमले ने अमेरिकी अफवाज को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। इस हमले की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। अमेरिकी फौज के 2335 अफराद हलाक हुए और 1143 जख्मी।
ان کے علاوہ 68 عام شہری بھی مارے گئے اور 35 زخمی ہوئے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ہزاروں زندگیاں تھیں جو اس صبح ختم ہو گئیں۔ اور سب سے زیادہ جانی نقصان ایک ہی جگہ پر ہوا، USS ایریزونا پر۔ جب ایک بم سیدھا اس کے میگزین یعنی بارود خانے سے جا ٹکرایا تو جہاز ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا اور منٹوں میں سمندر کی تہہ میں جا بیٹھا، اپنے ساتھ عملے کے 1177 ارکان کو لے کر۔ تو کاغذ پر دیکھیں تو یہ جاپان کے لیے ایک شاندار فتح تھی۔ 21 امریکی جہاز یا تو ڈوب گئے یا بری طرح تباہ ہوئے، جن میں 8 بڑے جنگی جہاز بھی شامل تھے۔ 188 طیارے بھی تباہ کر دیے گئے۔ لیکن اسی کامیابی کے اندر ایک بہت بڑی ناکامی چھپی تھی۔ جاپان نے کیا تباہ کیا، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ کیا تباہ کرنے سے چوک گئے۔ امریکہ کے تینوں طیارہ بردار بحری جہاز جو کہ حملے کا اصل ہدف تھے، خوش قسمتی سے اس دن بندرگاہ پر تھے ہی نہیں، وہ سمندر میں تھے۔ صرف یہی نہیں، اڈے کے تیل کے بہت بڑے ذخیرے، آبدوزوں کا اڈا اور جہازوں کی مرمت کی ورکشاپس، یہ سبھی بچ گئیں۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے امریکہ کو حیران انگیز تیزی سے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ اور یہیں سے یاماموتو کا ڈر سچ ثابت ہونا شروع ہوا۔ جاپان کی حکمت عملی کی فتح، یعنی ایک جنگ تو انہوں نے جیت لی، لیکن یہ فوری طور پر ان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس حملے نے ایک ایسے امریکہ کو جو جنگ میں شامل ہونے پر منقسم تھا، راتوں رات متحد کر دیا۔ اب پورا ملک غصے میں تھا اور جنگ کے لیے تیار تھا۔ امریکی رد عمل کتنا تیز تھا۔ 7 دسمبر کو پرل ہاربر پر حملہ ہوا۔ اگلے ہی دن 8 دسمبر کو امریکہ نے جاپان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا، اور صرف 4 مہینے بعد اپریل 1942 میں امریکی بمباروں نے سیدھا ٹوکیو پر بمباری کر کے جاپانیوں کو حیران کر دیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا، سویا ہوا دیو واقعی جاگ چکا تھا۔ ایڈمرل یاماموٹو خود اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ فتح کتنی کھوکھلی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک فوجی سوئے ہوئے دشمن کو مارنے پر فخر نہیں کر سکتا، یہ تو مارے جانے والے کے لیے شرم کی بات ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک سوئے ہوئے دشمن کو چھیڑا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور اس کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اور یہ سب ہمیں آج کے اس تجزیے کے آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جاپان کے وہ 3 اہم ترین اہداف، یعنی امریکی طیارہ بردار جہاز 7 دسمبر کو بندرگاہ میں موجود ہوتے اور تباہ ہو جاتے، تو کیا تاریخ کچھ اور ہوتی؟ یہ ایک ایسا کیا ہوتا اگر ہے جس کا جواب تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس ایک واقعے نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔